बड़ा अहम मामला और बड़ा सीरियस ये मामला। आजकल हम माशरे में देखते हैं तलाक की शरह में इजाफा, पर सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है जो इतने प्यार से, इतने चाहत से घर बनाया जाता है, एक नया रिश्ता बनाया जाता है, कोई छोटी सी बात, मामूली सी बात, कभी कभी बहुत सीरियस बात भी ज़ाहिर होती है, जिसकी वजह से ये जो प्यारा सा रिश्ता होता है ये ख़त्म हो जाता है, मियाँ बीवी में अलहदगी हो जाती है। अच्छा, लेकिन अब लोग ये बात भी कहना शुरू हो गए कि शायद तलाक जो है वो आम इसलिए हो गया है जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पे लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे होते। लोग कहते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन है, उस ऑप्शन को बस अवेल कर लें, तो मिल बैठकर बात नहीं की जा रही होती। ये कुछ लोगों की राय है और कुछ लोगों की राय ये है कि ये फैसला ले लेना चाहिए अगर आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं गुजर रही है और अगर आपको ये लग रहा है कि अब आप दोनों साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, तो वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए। तो दोनों पर्सपेक्टिव्स भी हैं, लेकिन जाहिर है मामलात कोर्ट में भी जाते हैं बाज़-औक़ात और वो हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पर भी वजूहात सामने आ रही हो। तो वो वजूहात क्या होती हैं, ज़्यादातर वजूहात क्या है, इस हवाले से हम बात ज़रूर करेंगे। आप भी हमें कॉल ज़रूर करें, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है ऐसा, आप वो भी हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आप कानूनी राय लेना चाहते हैं उस हवाले से भी आप हमें बता सकते हैं, और आप खुद क्या राय रखते हैं, आपकी ज़ाती राय क्या है। इर्द गिर्द अपने माहौल में आप जब देख रहे हैं कि तलाक की शरह बढ़ रही है तो उसकी वजूहात क्या हैं आपकी नज़र में, वो भी हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून जुगनू काज़मी साहिबा मौजूद है, उनसे इसी हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जुगनू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जाहिर है आप कोर्ट से टाइम निकाल के आना वो भी एक बड़ी बात होती है। जुगनू, आपके पास जाहिर है केसेस आते होंगे ऐसे, क्या वजूहात आप देखती हैं कि ज़्यादातर वजूहात क्या होती है, तलाक की तरफ क्यों जा रहे होते हैं कपल्स? आई थिंक इसका बहुत सिंपल आंसर नहीं है, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी वजूहात हो सकती हैं और होती भी हैं। मेरा ख़्याल है कि जो मेरी ज़ाती राय है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड सर्टन एविडेंस ऑल्सो, वो ये कि एक तो लोगों को जनरली अपने हकूक़ के, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन हैं, उनको अपने हकूक़ के बारे में ज़्यादा आगाही है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग एक्सीलेंट। ये शायद पहले इसमें नहीं था, पता था, बहुत वेगली पता था, अब ज़्यादा पता चल रहा है, जो कि अच्छी बात है। जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ ये मेंटेनेंस का बहुत सवाल आता है कि ये एक शरई भी है और उससे ज़्यादा ज़ाहिर है मैं कानून पे बात करूँगी, लीगली भी है कि आपके जो घर का आदमी है या हस्बैंड है उसने सस्टेन करना होता है, आपको फाइनेंशियली सस्टेन करना होता है। तो काफ़ी ख़वातीन इस शिकायत से आती हैं, अगर वो चाहे डिवोर्स ना भी मांग रही हों, वो ये कहती हैं कि मेंटेनेंस नहीं है, हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, ख़ास तौर से जो कि ख़ुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं भी तो फिर भी आदमी का फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको सस्टेन करे और उनके खर्चे आप उसको मज़हब के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर आप हमारे कानून के, एंड ना सिर्फ, एंड मेरा ख्याल है एक जो नज ख़वातीन को तब मिलती है जब बच्चे पैदा हो जाते हैं। काफ़ी ख़वातीन का यही मसला होता है, वो कहती हैं कि हम ठीक है, हमारा नहीं कर रहा, जो भी है हम किसी तरह कर लेंगे, हमारे पेरेंट्स हमें सस्टेन कर लेंगे, हालांकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वंस दे गेट मैरिड, मगर बच्चों का ख़र्चा दें। तो अक्सर ये ख़र्चे पे होता है, ज़ाहिर है काफ़ी औकात इस तरह भी होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की हो या किसी, वायलेंस जो है वो हर किस्म का होता है, मतलब वो इकोनॉमिक अब्यूज़ इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वायलेंस। लेकिन जो इससे पहले आपने बात की ना फाइनेंशियल अब्यूज़, हाँ, तो वो इकोनॉमिक अब्यूज़ वही है, और ज़्यादा केसेस ये फाइनेंशियल अब्यूज़ वाले वही होते हैं। कुछ में फिजिकल वायलेंस भी होता है और उसमें मेरा ख्याल है पहले इस तरह होता था कि शायद इर्द गिर्द के लोग बताते थे या ख़वातीन खुद सह जाती थी, पी जाती थी, आगे खुद कदम नहीं उठाती थी, और वो अक्सर इसलिए होता था क्योंकि बच्चे होते थे। एक सिंगल जो एक खातून है जिसके बच्चे नहीं हैं, उसका ये कदम उठाना वर्सेस एक खातून जिसके बच्चे हैं उसका कदम उठाना, उसमें थोड़ी सी बल्कि काफ़ी फ़र्क आ जाता है। एक कॉलर भी हैं, अदनान फारूक साहब फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जी, अदनान साहब क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरे लिहाज से बात यही थी कि भी रिश्तों को हमेशा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से निभाना चाहिए और किसी किस्म की आपस में रंजिश या दूर अपने घरों में बैठ के ये फैसला करना चाहिए, क्योंकि तलाक का जो भी मसला होता है ना माँ के ऊपर इफेक्ट जाता है ना बाप के ऊपर जाता है, बच्चा जो है उसकी जो जिंदगी है वो बर्बाद हो जाती है। तो लिहाजा ये जो रुझान बढ़ गया आपकी नज़र में वजह क्या है, वजह इंटॉलरेंस क्यों है?
वजह यही है कि जब हम एक दूसरे को, एक रिश्ते को नहीं समझते, यानी कि अगर हम खुद बीवी को बीवी की जगह पे रखें, माँ को माँ की जगह पे रखें, बहन को बहन की जगह पे रखें, तो इसी वजह से अगर हम जब ये रिश्तों को इज्जत नहीं ना देते बराबर की, तो तब ये मसले होते हैं। और अगर हम ये भी चीज समझ लें कि जो हमारे घर किसी की बेटी है, हमारी ही बेटी है, किसी के घर में जाती, बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी बात है। जब किसी की बेटी को घर लेकर आए, सिर्फ ये सोच लें कि वैसा रवैया रखना जैसा आप खुद चाहते हैं कि आपकी बहन और बेटी से दूसरे घर में रखा जाए, तो मामला ही आसान रहेगा। ये भी बड़ा प्रॉब्लम आता है, ये प्रॉब्लम आता है कि अपनी बेटी के लिए कुछ और आपका कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड कुछ और है, लेकिन दूसरे की बेटी के लिए आपका स्टैंडर्ड इंसान ही समझे ना, वो एक ही है, उसको एक ही लेवल पे लेकर आए। एंड आई थिंक बहुत मतलब ये थोड़ी सी लॉ से हट के बात है, मगर आई थिंक बहुत ज़रूरी है समझना कि रिलेशनशिप्स कौन से प्रायोरिटाइज करना, उन पे काम करना, बैलेंस रखना, मेहनत करना। कोई भी ऐसे तो चीज़ नहीं चल जाती, आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपके माँ बाप के साथ भी जो होता है वो सबसे क्लोज होता है, और आपके माँ बाप के बहुत नखरे उठाते हैं और बहुत आप फिर भी आपको देखिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, एक बात और भी, चूंकि आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे तलाक के, सेपरेशन के, बाद के मामलात के, कितनी बार ऐसे देखा आपने कि पछताते हैं, वो कपल्स पछताते हैं कि काश यहाँ तक हम ना पहुँचते? होता है, काफ़ी होता है, और उसमें स्पेशली तब होता है जब देयर आर थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व, जब उनको बाद में जाके पता चलता है कि ओ यू नो द इशू वाज़न्ट बिटवीन अस, इट वाज समहाउ इंस्टिगेटेड बाय अ थर्ड पार्टी, या उन्होंने हमें बहुत, अगर उकसाना ना भी कहेंगे, उनका बहुत इन्फ्लुएंस था। क्योंकि अगेन आई थिंक हमारे माशरे में वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। कभी कभार दकियानूसी हो जाती है, लेकिन हमारे देखें, हमारे तो मुआशरे की अगर बात की जाए तो वो तो दो लोगों का रिश्ता इस तरह से समझा ही नहीं जाता, दो फैमिलीज का रिश्ता है। इट्स अ गुड थिंग कि हर जगह का अपना कल्चर होता है और उन चीज़ों की वो खूबसूरती होती है। लेकिन वहीं पर जब इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है तो वो दो लोगों के जो एक्चुअल रिश्ता है, दो लोगों का, वो उससे हो जाता है, उसको खराब जरूर हो। हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, अगर हम देखा जाए, जो ईस्टर्न फैमिली सिस्टम जिसको कहा हमारी वैल्यूज हैं बहुत ज़्यादा, और उसके फवायद भी बहुत है, बट हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती है। अगर आप बहुत ओवर इंटरफेरेंस हो जाती है तो दो लोगों के बीच में, यू नो, इट्स अ, आई ऑलवेज ट्रीट इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। जब मैं निकाह नामी की बात करती हूँ, इट्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। यहाँ होता है कि फैमिलीज गेट इन्वॉल्व, व्हिच इज फाइन, लेकिन अगर वो मियाँ बीवी खुद अपने मसले डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे, थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जब थर्ड पर्सन आएगा तो काम खराब होगा। एक और कॉलर भी है जी, मोहम्मद अरसलान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान साहब, क्या कहना चाहेंगे इस डिस्कशन में? भैया, मैं असल में आपका सवाल ये था कि मुआशरे में तलाक का रुझान क्यों बढ़ रहा है, आपकी नज़र में ऐसा क्यों है? इस बारे में मेरा जवाब ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक कि जब से ये रुझान पैदा हुआ है लव मैरिज वाला ना, और लड़का किसी काम का नहीं होता, मुकम्मल निकम्मा होता है, और वो ख्वाब इतने दिखा देता है कि जैसे वो 22 ग्रेड का ऑफिसर है। लड़कियां इस झांसे में आ जाती हैं, तो जब शादी हो जाती है ना, तो फिर तो खुल के सामने आ जाता है सब कुछ। आपने वैसे जो बात की, क्या आपने वाकई ऐसा कोई केस भी अपने आसपास देखा कि लड़के ने वाकई कहा हो कि मैं चांद तारे तोड़ कर ला दूंगा, और बाद में लड़की को पता चला हो कि ये तो पत्थर सामने पड़ा नहीं उठा सकता? हाँ जी बिल्कुल। फिर उसमें गधा गाड़ी के पीछे लिखा होता है कि स्कूल छोड़ने का अंजाम। तो मकसद ये है कि लड़की को उसको एक बार तसल्ली कर लेनी चाहिए कि ये जो मुझे चांद तारे दिखा रहे हैं वाकई ऐसा है, मोहब्बत का जालसा देकर फिर जब ये बड़ी अहम बात समझी कि इससे पहले आपने कहा ना कि ज्यादा इश्यूज फाइनेंशियली आते हैं कि बाद में नहीं फिर खर्चा उठा पाते। फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी लेनी होती है, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, सिर्फ मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, सिर्फ फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि एक शख्स जिससे आप शादी कर रहे हैं वो शादी से पहले ही इज अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि आप उसके साथ रहे नहीं, आप उसको जानते नहीं है। शादी के बाद ही इज अ डिफरेंट पर्सन जिसके साथ आप रह रहे हैं। तो वो जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि पहले बिल्ड हो जाती हैं दो लोगों के दरमियान, वो बाद में ब्रेक करना, जब ब्रेक हो रही होती है, हम देख रहे होते हैं, तो उस टाइम पर रिश्ते कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। और बहुत सारे इसमें वही जैसे हमने शुरू किया था, आगाज किया था इस शो का, कि बहुत सारे वजूहात हैं। तो उसके अलावा ये भी है, दूसरा ये कि यस ऑफ कोर्स, जैसे आपने बात शुरू की थी कि ऑफ कोर्स पार्टीज हैव टू वर्क टुगेदर, एंड ये नहीं, यस देयर इज अ वे आउट जो आपका रिलीजन भी देता है, आपका कानून भी देता है, मगर उसका ये मतलब नहीं कि आप फौरन ही उसको अवेल करें।
रेकन्सिलिएशन, एंड कोर्ट भी आपको जो है रेकन्सिलिएशन बहुत बार वो कहती है, बल्कि वो लास्ट मोमेंट तक कहते रहते हैं कि आप इसको सेटल कर लें। एब्सोल्युटली, क्योंकि होता भी इसी तरह है कि काफी दफा पार्टीज डू रिग्रेट देयर डिसीजन, काफी दफा इट्स गुड टू गेट आउट ऑफ इट। फॉर इंस्टेंस अगर दोनों पार्टीज की बिल्कुल नहीं बन रही तो एक मुश्किल में रहने का फायदा नहीं है। अगर आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने का फायदा नहीं है। वी शुड मूव ऑन। एक और कॉलर जफर फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? बेटे वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैं इस इशू पे देख रहा हूँ, मेरे बेटे की भी यानी शादी टूटी थी। उसने मेहरान यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया था, लड़की उसके साथ ही स्टूडेंट थी। तकरीबन 5 साल शादी चली। उसके बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ। पता चला कि वो थोड़ा सा बेटा जो है मेरा पोता, वो ऑटिज्म का शिकार था। अच्छा। 2019 में मेरे बेटे को कोविड हो गया, तो बड़े अच्छे माहौल में जिंदगी गुजर रही थी। लव मैरिज कहते हैं इसे। अच्छी फैमिली थी। लड़के की बेटे की तनख्वाह भी तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए थी। वो हाउस होल्ड लेडी थी, उसे उसने जॉब नहीं करने दिया। जब कोविड हुआ तो उसने उससे कहा कि फॉर द टाइम बिंग 2 हफ्ते के लिए आप अपने अब्बू के यहाँ 3 गलियां छोड़ के, घर था उसके फादर का। उसके बाद वो शी डिडंट बैक, वो नहीं आई बेटा। अच्छा। और उसका बेटा जो है पिछले 5 साल से हम अपने पोते को सिर्फ उस बेटे की वजह से, तलाक का एक रीजन नहीं होता, तलाक के डिफरेंट रीजन होते हैं। हमारी जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, सॉरी टू से बेटा, मैं 74 में चल रहा हूँ, हमारे यहाँ मुनाफिकत आम हो गई है। हम ज़ाहिरी रस्मों रिवाज, ताम झाम मुख्तलिफ उसमें रहते हैं। हमने असल ओरिजिनल जिंदगी की जो फीलिंग्स है, इंसानियत है, अकॉर्डिंग टू अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो खुल के अहकाम आते हैं, हमने उसको मानना छोड़ दिया बेटा। हमारे पास बर्दाश्त खत्म हो गई है। जफर साहब, थोड़ा पर्सनल सवाल हो जाएगा, लेकिन चूंकि जितना आपने बताया कि पसंद की शादी, सब ठीक चल रहा था, बेटा भी था, तनख्वाह भी अच्छी, सब ठीक चल रहा है, एक कोविड आया, आपके बेटे ने कहा अपनी वाइफ से कि 2-3 हफ्तों के लिए अब्बू की तरफ चले जाओ, फिर वापस नहीं आई। मैं अभी भी समझ नहीं पाया, ये इतनी छोटी सी बात है कोविड होना और उसमें 2 हफ्ते के लिए जाना, वापस क्यों ना आई? और अगर आप लोग गए, आपने पूछा तो क्या जवाब था उनका, क्यों वापस नहीं आई? बेटा, जवाब तो ये था कि वो बस भाई मैं नहीं रहना चाहती इनके साथ। ये वो असल में उसको या तो कोविड से जिन लड़कियों को माएँ सपोर्ट करती है ना उनकी, बेटा ये नोट कीजिए मेरी बात। बेटी को जो पुराने दौर में कहते थे कि बेटा तुम यहाँ से जिंदा जाओगी वहां से, वो सिर्फ एक रस्मी जुमला होता था। उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता था कि तो मैं अब अपने आप को वहाँ हमारे साथ तो वो लड़की रही भी नहीं बेटा। हम हैदराबाद में रहते हैं, वो कराची में रहे, बिल्कुल इंडिपेंडेंट खुशहाल माहौल, लेकिन बस वो कुछ तरबियत का फुकदान होता है। या आज तक उस लड़की ने अपने बेटे को पलट के नहीं देखा। कोई माँ ऐसी होगी कि जो ऑटिज्म के शिकार एक माजूर बच्चे को छोड़ दे? नहीं बेटा, माओ को तो ऐसे बच्चों से बहुत मोहब्बत हो जाती है। माओ को मोहब्बत भी होती है और माएँ जाहिर है मुड़ के बच्चे को क्या, वो बच्चे को अपने से दूर भी नहीं कर पा रही होती। ये बड़ी मैं कहूँगी कि इस तरह की स्टोरी जब हम सुनते हैं तो वाकई बड़ी तकलीफ दे होती हैं, क्योंकि 2 लोगों का रिश्ता तो इसमें खराब हुआ, लेकिन साथ में जो बच्चा सफर कर रहा है उसको माँ की कितनी जरूरत बीमारी के टाइम पे स्पेशली। एक और कॉलर भी है हमारे साथ। जफर साहब शुक्रिया आपका। सबाहत हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम सबाहत, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। गुड मॉर्निंग। मैं ये कहूँगी कि देखें, जब आपको डिवोर्स होगी किसी वजह से, मतलब जो लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जो आपने लिख के दिया होती है चीजें, प्रॉपर्टी में से या गोल्ड में से कोई पैसा लिख के दिया होता है, तो उस वक्त जब डिवोर्स के बाद आपको क्यों नहीं दिया जाता? वो शोर वगैरह मचा के कहते हैं, बस वालिदैन फिर चुप हो जाते हैं कि भाई नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, तो देना तो चाहिए, फिर आप पहले लिख के क्यों देते हैं? या इस तरह लालच भी दी जाती है या इस तरह कहा जाता है, तो ये तरीका का इसका क्या आप हल निकालते हैं कि जब आपने प्रॉपर्टी में से हिस्सा दिया, सब कुछ दिया, फिर पहले न लिख के देते, पहले क्यों लिख के दिया? जब लिख के दिया तो आप फिर देना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। इस पे जरूर मैं जाऊंगी। ये कह रही है कि निकाहनामा में जो निकाहनामे पे लिख कर दिया, लेकिन उसके बाद तलाक होने के बाद नहीं देते जो लिख कर दिया था। और इसलिए वो तो फिर कोर्ट्स क्या करती हैं?
अपना हक लेने इसलिए ख़वातीन कोर्ट्स जाती हैं। एक होता है या आप उस टाइम पे अप करते हैं सबको जो भी आपने लिखा है, चाहे वो गोल्ड है, पैसे हैं, पैसे यूजुअली वो हक महर के अंडर आ जाते हैं। अगर आपने उस वक्त नहीं दिया तो आप बाद में दे दें, स्पेशली जब अगर डिवोर्स हो गई है, डिवोर्स ना भी हुई और अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को नहीं दिया तो वो फिर भी कोर्ट जाके ले सकती है। तो कोर्ट ज़ाहिर है यही कहता है कि आपने ये पैसे हैं, ये देने हैं। मगर मैंने एक और बात बहुत नोट की है जो कि इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, स्पेशली अगेन एक तो ये हो गया जो निकाहनामा में लिखा हुआ, उसके अलावा जो डेली खर्चा या माहाना खर्चा है जो जिसको मेंटेनेंस कहते हैं, उसमें ये कहते हैं कि बीवी के लिए तो बिल्कुल भी कहते हैं कि हम बहुत इवन इफ़ दे आर अर्निंग वेल कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम सस्टेन नहीं कर सकते, तंग करेंगे, पैसे नहीं देंगे। चलिए बीवी से तो आपका कोई बैड ब्लड हो सकता है ना, परहैप्स यू नो, अगर लेट्स अज्यूम सेपरेशन हो रही, डिवोर्स हो रही, ना भी हो तो व्हाटएवर, यू नो, यू आर नॉट गेटिंग अलोंग। व्हाट अबाउट चिल्ड्रन? वो उस पे इतना तंग करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसको कम करें। आके उनके वकील मुस्तकिल ये कहते हैं कि नहीं इनके पास ये तो कमाते नहीं है, इनके कम करें अमाउंट। लेकिन इस पे दो पर्सपेक्टिव हैं। हम बहुत से केसेस में ऐसे देखते हैं कि जब तलाक होगी या सेपरेशन व्हाटएवर द रीज़न इज़, लेकिन उसके बाद जब लड़की वाले कहते हैं कि मैं खर्चा दो इस बच्चे के लिए, और लड़के वाले कहते हैं बिल्कुल ठीक है खर्चा देते हैं, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस होता है मुलाकात का भी। लड़की वाले फिर मुलाकात नहीं कराते, एक तो मुलाकात नहीं कराते और फिर ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं बच्चों का अपने वालिद के हवाले से, जो कि ज़ाहिर है एक बड़ा ही गलत तासुर पैदा होता है। अब दोनों साइड से वो खर्चा नहीं दे रहे होंगे या अगर दे भी रहे होंगे तो मुलाकात नहीं हो रही, तो ये कितना ज़रूरी है कि कोर्ट इस मामले में भी ज़रा इंटरवीन करे इन मामलों में। और जाते भी और करते भी अगर लेके जाएं, फॉर इंस्टेंस इस तरह होता है। ब्रेन वॉश की हद तक तो मैं नहीं कह सकती, मैं कानूनी उस पर बात करूंगी, मगर ये कि जब अगर आपकी कोर्ट सैंक्शनड मुलाकात, अगर कोर्ट, क्योंकि ज़ाहिर है वालिद उसकी विजिटेशन राइट्स होते हैं, यूजुअली ये होती है कि कस्टडी माँ के पास चली जाती है, एक खास एज तक रहती है, बिल्कुल इसी तरह ही होता है, आपका कानून भी कहता है। मगर ये आप वालिद को डिनाई नहीं कर सकते विजिटेशन राइट्स। अच्छा, अगर उसके डिनाई हो रहे होते तो ऑब्वियसली कोर्ट जाता है। काफ़ी दफ़ा कोर्ट इस तरह भी करते हैं कि वो उसी प्रेमिसेस में कह देते हैं कि आप मिल लें, ताकि कोर्ट उसको ओवरसी भी करे। हालांकि आई पर्सनली थिंक कोर्ट इज ऑब्वियसली नॉट एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर अ चाइल्ड टू बी मीटिंग हिज फादर, मगर ये कि कहीं और कर लें। बट ये होता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस तरह होता है और ये गलत है। वो ये कपल्स को आपस में भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप इसमें करनी चाहिए कि बच्चा सफर ना करे किसी भी तरीके से। एक कॉलर है हमारे साथ जी, डॉक्टर उस्मान है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उस्मान, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी। मोहतरमा, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने अपने बेटे की शादी की थी 2022 दिसंबर में। तो मेरी बहू खैर से जनाब लव मैरिज थी मेरे बेटे की। मुझे तो रिश्ता पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि औलाद के आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जब मैंने बेटे की शादी की तो मोहतरमा आ गई। मैंने उसको बेटियों की तरह रखा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा बड़ा बेटा भी डॉक्टर है, उसकी मिसेज भी है और मेरी 2 पोती हैं माशाल्लाह। ठीक है जी, मैंने उनको बड़े अच्छे तरीके से रखा। मोहतरमा को जो कुछ मेरे पास था मैंने उसको हर चीज प्रोवाइड की, बेटे ने भी की, उसको रिस्पेक्ट। वो जॉब करती थी, उसको पहले मैंने मना किया, पुत्र जॉब नहीं करनी, हमारे खानदान में जॉब नहीं होती, मेहरबानी घर में बैठो, इसकी जिम्मेदारी है तुम्हारे सारे खर्चे पूरे करने की। मेरा बेटा HR मैनेजर जॉब भी करता है और उसका फार्मास्यूटिकल का अपना बिजनेस भी है। ये दोनों काम मेरा बेटा करता है। इसके बाद उस मोहतरमा ने हमारे साथ ये फड्डा करना शुरू कर दिया कि हर 15 दिन बाद जब उसको एक छुट्टी आती थी वो अपने वालिद साहब से मिलने के लिए लाहौर में ही चली जाती थी। एक दिन मैंने उसे सिर्फ ये कहा, बेटा कि आप बेशक ऑफिस ऑफ करने के बाद डेली चली जाया करो, लेकिन हमारे पास भी बैठा करो, आप हमारे पास आइयो, हम में मिलो जुलो बैठो, ताकि हम भी अपनी फैमिली को लेके आगे चल सके। उस बात को उसने इतना प्रॉब्लम किया कि वो लड़के चली गई। हमने उसको पीछे से कुछ नहीं कहा, बैठे रहे, खुद ही बच्चे ने बात की, हर चीज की सुलह करके वापस आ गई। इसी तरीके से उस मोहतरमा ने हमारे साथ सिर्फ वो 12 मई 2023 तक रही। 12 मई 2023 की रात को फिर एक दफा बीबी लड़के चली गई कि जी मैं अपने घर जा रही हूँ अपने वालिदैन के पास। उसके बाद उन लोगों ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। उसके वालिद से मैंने राब्ता किया, उसके वालिद ने कहा जी आपको बहुत जल्द इसका फैसला नजर आ जाएगा। उस मोहतरमा ने हमारे खिलाफ एक तंसीख निकाह का दावा किया लाहौर की कोर्ट में। वो कर दावा में उसने मेंशन किया जी मैं 10 तोले सोना लेके आई, मैं ये लेके आई, वो लेके आई। जो उसका हक महर था वो एट द स्पॉट मैंने उसको दे दिया था जब उसका निकाह हुआ था। और जो 10 तोले वो सोना कह रही थी वो अपना सिर्फ एक सेट लेके आई थी
छोटा सा, और उसने ये कहा था जी कि मेरे वाले साहब कहते सेट छोटा है तो पुत्र मैंने वापस कर दे, मैं बड़ा सेट बना के तेन दे देंगा। तो वो भी ले गई और 10 तोले सोना हम पे डाल दिया, जबकि वो हमारी ही ज्वेलरी ले गई। अब उसने क्या किया है, लाहौर में तनसीखे निकाह करके वन साइडेड फैसला लिया, हमें पता चल गया, मेरा बच्चा अपीयर हुआ, मैं भी अपीयर हुआ, हमने उसमें दरखास्त दी कि ये जवाब जमा करवाए। उसने वो जवाब वहां जमा करवाने की बजाय मोहतरमा ने हमारे खिलाफ फिरोजवाला में, कल मुझे पता चला है कि फिरोजवाला में उस बीबी ने एक और तनसीखे निकाह का दावा कर दिया, झूठा टेम्परेरली शो करके कि जी ये मुझे तनसीखे निकाह जो है वो जो चाहिए। इसमें 28 तारीख पे ज़ाहिर अभी मामला कोर्ट में है, तो अभी दूसरी साइड की भी स्टोरी होगी, वो भी कुछ कहना चाह रही होंगी। लेकिन ज़ाहिर है जब मामला कोर्ट में है तो जाहिर है उसके लिहाज से फिर कोर्ट भी फैसला करेगी। मैं चाहूँगी जुगनू आप भी इस पर कोई कमेंट करना चाहें अगर। इन्होंने कहा, वो तो ऑफ कोर्स इनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड लॉट्स ऑफ इमोशंस वर आल्सो इन्वॉल्व नेचुरली, मगर ये कि अब वो तो कोर्ट ही एडजुडिकेट करेगी ये क्या साइड है क्या नहीं है, दोनों करके सुन के आई थिंक इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव अ डिसीजन और गिव अ माई पॉइंट ऑफ व्यू ओवर हियर। लेकिन ऐसा कोई केस जब सामने आता है आपके, अगर फॉर एग्जांपल हम लड़के के पर्सपेक्टिव से देखते हैं इस केस को, जो कि ज़रा कॉल में यहाँ से आई है, जो वो बात कर रहे हैं कि तनसीखे निकाह का दावा, या वो जो का बात करें कि 10 तोले सोने के झूठा इल्जाम बकौल उनके वो लगा रही हैं, तो ऐसे केसेस में नॉर्मली क्या होता है? इन्होंने क्या कहा है, सॉरी अच्छा वो कहते हैं जी कि दिसंबर में शादी हुई थी, मई तक शादी चली है, उसके बाद चली गई, वापस नहीं आई। वो कहते हैं कि अब वो जो सोना लाई थी अपना वो तो ले गई थी, उसके अलावा भी उन्होंने कहा जी कि 10 तोले सोना मैं लेकर आई थी, जो कि सोना इनके पास है। वो तो फिर उनको प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो क्लेम कर रही हैं और अगर कह रही हैं कि मेरा ये 10 तोले सोना था, तो फिर उनको आई थिंक रिसीट्स वगैरह दिखानी पड़ेंगी, प्रूफ करना पड़ेगा, और ये कि वो वापस करें। बट जहाँ तक मुझे थोड़ी सी बात समझ आई थी, वो ये कोई जॉब की भी बात वाज मफल्ड है। मैं इस पर एक थोड़ी नॉट रिगार्डिंग हिज केस, मगर मैं जनरली बात करना चाह रही हूँ। आई थिंक अगेन एंड दिस सॉर्ट ऑफ टाइज इन विद माई अर्लियर पॉइंट, कि जब हम बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो आदमी औरत पे लगा रहे, औरत आदमी पे, कि आपने जॉब नहीं करनी, आपने पेरेंट्स से नहीं मिलना, चाहे खातून अपने शौहर को कह रही है कि आप अपने पेरेंट्स से ना मिलें, या वो कह रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स से ना मिलें, ये हो जाते हैं कि आप बार बार, वो मेरे ख्याल कह रहे थे कि वो हर हफ्ते जाती थी या 15 दिन जाती थी। अगेन मैं इस केस की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर जरूर करूंगा कि क्या ससुर को इंटरवीन इतना करना चाहिए कि तुम जॉब करोगी या नहीं करोगी? ये तो That was my question also after that. Generally speaking, and after listening to the gentleman, that was my question. With all due respect, ज़ाहिर जिसके घर में ऐसा मसला होता है वो बड़ा डिस्टर्ब भी होता है। Absolute emotions होते हैं। लेकिन बहरहाल ये उस कपल का फैसला होता है। एक और कॉलर है हमारे साथ। बिल्कुल जी, अफशाएं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अफशां, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मेरी तलाक होती है तो मैं अपने भाइयों के घर पे जाती हूँ, तो मेरे भाई जो है ना मेरे आसपास छोड़ देते मेरे बेटों के साथ, और वो बहन डर मारी फिरती है। हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे रब्ता भी करें। ज़ाहिर है कुछ ऐसे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में हो जाते हैं कि फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अल्लाह इनके लिए आसानी कर, हम ये दुआ भी कर सकते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे? जी अच्छा, मेरा एक सवाल ये है, जैसे जब डिस्कस कर रहे थे कि आपने कहा था कि जी आपने ये आपके गेस्ट से पूछा ये आप मजहब के लिहाज से बात कर रहे हैं या लॉ के लिहाज से, तो उन्होंने डायरेक्टली आपको कहा कि लॉ के लिहाज से। तो मेरा अपना एक जाती सोच है कि हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन यहीं आ रहा है कि जब आप कमर्शलाइज हो जाते हो तो कमर्शलाइज हो जाते हो, जैसे आप लॉ में आपने एंट्री कर ली, अब वो उन्होंने आपको मजहब से तो बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे जी लॉ की बात कर रहे हैं ना। अब लॉ जो है हमारे मजहब से बहुत सारी चीजों से कॉन्ट्रोडिक्ट करता है। अगर आप जैसे आपने कॉल की इस्लामिक जी, तो अब वहाँ पे एक बेस बनना शुरू हो जाती है जहाँ पे हमारे जो बड़े हैं वो बताते तो हैं कि पुराने के जी आपने इस लिहाज से काम करना है, जो आपके हस्बैंड की जो इनकम है उस इनकम के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है। बट द थिंग इज दैट इसका कॉन्ट्रेरी ये बनता है कि जब वो शादी हो जाती है तो हस्बैंड की जेब उतनी इजाजत नहीं देती और बेगमहत की जो डिमांड्स हैं वो थोड़ा सा अपर साइड पे चली जाती हैं, तो कोलिजन बनना शुरू हो जाती है। तो उस पर देखा जाता है कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और फिर वो इवन ये भी एक्सपीरियंस में आया कि किसी का आपने रिश्ता भेजा तो वहाँ उन्होंने पूछा कि जी आपकी इनकम कितनी है, तो उन्होंने कहा कि मेरी इनकम 1.5 लाख की है। तो उन्होंने दूसरी जगह पे दूसरे दिन फोन करके मना कर दिया, आप नहीं आइएगा, हम 2 लाख इनकम वाला देख रहे हैं। तो कुछ हम भी कमर्शलाइज हो गए हैं, कुछ हमारे भी मसले मसाइल हैं।
वाइस वर्सा इज नॉट अबाउट ओनली फीमेल्स, इट्स ऑल्सो अ मेल, जहाँ पे मेल भी विक्टिम बनता है। तो ये चीजें भी हम लोग जो हैं, इसमें कोई शक नहीं जी, विक्टिम तो कोई भी हो सकता है, विक्टिम हैज नो जेंडर। लेकिन जो अब इस वक्त आपने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, हम जरूर किसी वक्त टॉपिक करेंगे। ये तो ज़ाहिर टॉपिक हो रहा है कि शादी करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए, कैसे डिमांड्स करते हैं। लेकिन इसी पर मैं एक सवाल भी करूंगा। वो जो बात कर रहे हैं कि जितनी आपकी इनकम है ज़ाहिर उसके हिसाब से खर्चे होते हैं, क्या आपने ऐसा केस देखा कि मर्द की इनकम तो कम थी लेकिन खातून के जो डिमांड्स थी वो ज़्यादा थी और उसकी वजह से मसाइल थे? मैंने पर्सनली तो नहीं देखा, मगर ये मैं तो उल्टा ही देखा है कि वो कर सकते हैं। स्पेशली मुझे पर्सनली मेरा जो ज़ाती ख्याल है, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें। बहुत मुझे अफसोस होता है स्पेशली जब बच्चों की बात आती है, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनको अपनी सैलरी स्लिप्स और पे स्लिप्स जमा करवानी पड़ती हैं, बताना पड़ता है कोर्ट को। अगर आपके पास मीन्स नहीं है तो इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट अगर आपके पास मीन्स हैं देन देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई इन कोर्ट कि भाई मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इनफैक्ट मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक जज है, उन्होंने बहुत खूबसूरत और बहुत उनको मतलब अनफॉर्चुनेट चीज़ थी कहने की, मगर उनको कहना पड़ा। उन्होंने कहा मैंने आज तक ऐसा बाप अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा जो खुशी खुशी अपने बच्चे को पैसा दे दे। एंड इट वाज सो एप्ट। ये देखिए, ये जुमला ऐसा है जो कि बहुत तकलीफ दे है, इतना तकलीफ दे है। और वो एक जज हैं जो कि एक जिन्होंने ज़ाहिर है बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे जब उन्होंने ये बात की है। एब्सोल्युटली उनका बहुत, हालांकि आप ये देखिए कि ऐसे मामलात हैं कि जिसमें इतनी ज्यादा ऑलरेडी वजाहत है चीजों में कि कोर्ट तक तो मामला जाना ही नहीं चाहिए। दो फैमिलीज बैठकर उसको बड़े तरीके से डील कर लें कि बिल्कुल ठीक है, आप नहीं चल पाए, दैट्स फाइन। अब आप बच्चों से मिलें अलग रहते हुए और आप खर्चा उठाएं अलग रहते हुए। आपकी आपस में नहीं चली, हो जाता है, लेकिन जाहिर है जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों का ख्याल बहरहाल अलग अलग रखना है। पहली तो जाहिर है आखिरी टाइम तक कोशिश होनी चाहिए कि आप रिश्ता लेकर चलें, लेकिन उस रिश्ते को इतना ना घसीटें कि जिसकी वजह से आपको लगे कि आप दोनों की अपनी पर्सनल लाइफ भी तबाह हो रही है और उसका असर बच्चों पर पड़ रहा है। फिर अलग रह के अगर बेहतर रह सकते हैं तो उसमें बच्चों का ख्याल रख के पालें उनको। बाप की भी अपनी जिम्मेदारी है और माँ की अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर मियाँ बीवी ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहरहाल माँ और बाप तो वो हैं। बहुत शुक्रिया साहिब, बहुत शुक्रिया आप साथ मौजूद